This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः अधिकश्विन कृष्ण द्वादश दिनांक 14 अक्टूबर 2020 चरक सूत्र अध्याय 47 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगगवनप्रौढभावाग्निलीलम् प्रौढदावारीरम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽपि श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः संवृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्परेच्छत्मनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। प्रायः कटुकं मातरम् अवृष्यम् अन्यत्र पिप्पली विश्वविषयः तर्हि केषां रसानां कीदृशं कर्म तत्र के रसाः पादभूताः इत्येतद्विषये अस्मिन् वर्णितम्। अस्मिन् वेदो बाहुल्यः परमतो वर्गसङ्ग्रहेण आहारद्रव्याणि अन्व्याख्यास्यामः। तर्हि इदानीं वर्गसङ्ग्रहद्वारा आहारद्रव्याणि मया उच्यन्ते इति। शूकधान्य शमीधान्य मांसशाकफलाश्रयान् वर्गान् हरितमध्याह्नहोरसेक्षु विकारिकान् दशद्वौ चापरो वर्ग कृतान्नाहारयोगिना रसवीर्यविपाकैश्च प्रभावैश्च प्रचक्षु। तो अभी ये शूकधान्य शमीधान्य मांस शाक फल इनके आश्रय से जो वर्ग है हरित मध्य अंबु गोरस इक्षुविकार और दशचद्वचापर वर्ग कृतान्नाहार योजना। सो ये 10 और 2 वर्ग कृतान्न आहार योगी इस प्रकार के रस वीर्य विपाकैश्च प्रभावैश्च प्रचक्ष उन सभी के बारे में रस वीर्य विपाक और प्रभाव इनके द्वारा मैं विवरण करूंगा। ये मतलब है। तो एक ऐसा है कि एक वर्ग या गण इस प्रकार का बनाते हैं और फिर उसके लिए रसवीर्य विपाक प्रभाव क्या है ये बताते हैं। फिर उसमें जो अपवादभूत है उनके बारे में जिक्र करते हैं कि इस वर्ग में होने के कारण ये गुणधर्म है, लेकिन ये पर्टिकुलर आहार द्रव्य इसके अलग कर्म वाला गुण वाला इस प्रकार का है। तो इन जनरल और स्पेसिफिक इस प्रकार से ये विवरण होता रहता है। और यह सबसे आसान तरीका है
आप किसी भी बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है कि आप उसके ग्रुप्स बनाए और उस ग्रुप के गुणधर्म पहले बताइए और फिर जो अपवाद है उस ग्रुप में उनके बारे में बताते रहे। तो अपवाद नहीं होगा तो सामान्य रूप से उसके आधार पर उसके गुणधर्म बता सकते हैं। अपवाद है तो अपवाद के हिसाब से ही करना बेहतर इस प्रकार से है। अतः शुकधान्य वर्ग तो शुकधान्य से आरंभ करते हैं। एकदल और द्विदल शुकधान्य एकदल में है कि एक ही दल उसमें होता है तो ये गहू या गेहूं गोधूम शाली वगैरह सब ये शुकधान्य में आ जाते हैं। और दाल जो सभी है वो शिंगी धान्य में जाती है इस प्रकार से। रक्तशालीर महाशाली कलम शकुनार्थः पूर्ण को दीर्घ शूकश्च गौरव पांडुक लांगल। तो बहुत सारी प्रजातियां इसकी है चावल की है इस प्रकार से। रक्तशाली महाशाली तो रक्तशाली रक्तवर्ण का इस प्रकार का होता है और मैंने एक बार कोकण में इस चावल का सेवन किया था और काफी गुरु था वो कि थोड़ा ही हम खा सके और फिर खाने के बाद दूसरे दिन तक भूख बिल्कुल ही नहीं लगी इस प्रकार से। सभी रक्तशाली इस प्रकार के नहीं होते हैं लेकिन ये मेरे ध्यान में पक्का है। महाशाली वही रत्नागिरी में ही महाभाग करके आता है जो दिखने में बड़ा इस प्रकार का होता है। और वह एक अलग विशेषता इस प्रकार के आज भी वो लेकिन मिलता है। संजय पेंडसे के नानी नाना रत्नागिरी में रहते हैं तो उनके यहाँ ये महाभाग होता था। कलम और आज का जो सुरती कोलम इस प्रकार का है उसमें क्या संभावना है क्या एक होने की या संबंध एक दूसरे से होने की ये थोड़ा देखना पड़ेगा। शकुनाहरता हाँ, तो पक्षियों के द्वारा पंछियों के द्वारा जो लाया गया है तो ये अपने आप उगा इस प्रकार का शायद लगता है और इस प्रकार का मालूम नहीं कहाँ पे होता है ये। तूर्ण को दीर्घ शूकश्च तूर्ण के बारे में बताना मुश्किल है लेकिन दीर्घ शूक जो दिल्ली राइस आता है बड़ा दाना ज्यादा दीर्घ इस प्रकार का होता है। गौरहा पांडुक लांगुल सुगंध को तो सुगंध का ऐसा ही बताया कि जो बासमती और अम्बे मोहर ये जो दो वैरायटी इस प्रकार की है वो शायद हम सुगंध में डालें। और गंध गुण ज्यादा होने के कारण इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है तो ये पचन में ज्यादा भारी गुरु है ये समझ लेना चाहिए। लोहवाला सारिवाक्य प्रमोदक पतंग स्तपनी यश्च ये चान्य शाले शुभा। हाँ, तो और भी जो शाली शुभ इस प्रकार के है शीतारस्य विपाके च मधुराः तो मधुर रस मधुर विपाक शीत वीर्य अल्पमारुताः बद्धाल्पवर्चसः बद्ध और अल्पवर्चस निर्माण करने वाले स्निग्धा ब्रूहणा शुक्र मूत्रलाः स्निग्ध मूत्र और ब्रूहण और शुक्र और मूत्र बढ़ाने वाले इस प्रकार। तो इसके आधार पर डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए चावल वर्ज्य करना इस प्रकार का बताते हैं क्योंकि मूत्र को बढ़ावा देने वाले हैं और बहुत पानी लगता है चावल उगाने के लिए। वो पूरा पानी में ही इसकी खेती होती है तो इसलिए ये वाटर रिटेंशन करने वाला ऐसा थोड़ा है। और फिर मूत्र भी इस प्रकार का है लेकिन इसमें एक बात अहम है कि पुराना चावल इस्तेमाल करना है अगर हम
नया चावल इस्तेमाल करेंगे उसी बरस का उसी बरस में, तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इसलिए उसको पुराना बनाने का तरीका फिर से अपनाया जाए, और इस बरस का चावल इस बरस में नहीं खत्म करना है, दूसरे बरस में, अगले बरस में उसको लेना है, ये एक आवश्यक चीज रहेगी। हमारे एक घर का अनुभव रहा है कि सुश्रुत का जब मौंजी बंधन हुआ था, तो हमने ऐसे ही चावल खरीद के रखा था, और उसके बाद 7-8 महीने के बाद ये हुआ, और आचार्य का कहना था, महाराज का, कि ये चावल इतना फूल रहा है, इतना फूल रहा है, कि मैंने जो कुछ अनुमान लगाया था इतना चावल मुझे लगेगा, तो उससे बहुत ही कम चावल वास्तव में प्रयोग में लाया गया, और बाकी सब चावल हमें पूरे बरस के लिए काफी हो गया। तो ये पुराना होने के वजह से अगर इस प्रकार से फूल जाता है, तो हमारे चावल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। अभी जो ये बताते हैं कि आमदनी बढ़ रही है, और फिर ये सभी के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जो भी फसलन है वो सभी मानव जाति के लिए या भारत के लिए काफी नहीं होगी, वो वास्तव में सच्चा नहीं है। फिर भी अगर इस तरीके को हम अपनाते हैं, एक बरस पुराना करके, तो दोनों फायदे हो जाएंगे। अभिसंधि गुण उसका कम हो जाएगा, डायबिटीज के लिए भी ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चावल भूनकर भी ले सकते हैं, और दूसरी चीज उसकी का बहुत कम मात्रा लगती है क्योंकि वो फूलता रहता है, तो स्वाभाविक रूप से फूलता रहता है, तो ये भी एक अहम बात इसमें है। रक्तशाली तेषाम तृष्णाग्नम तृष्णाग्न त्रिमलापहा, तो रक्तशाली उसमें श्रेष्ठ है तृष्णाग्न और त्रिमलापहा, तो त्रिदोष शामक इस प्रकार का है। महांस्तस्यानु कलमस्तस्याप्यानु ततः परे, तो महान उसके थोड़ा सा कम गुण कर्मों में, उससे भी थोड़ा कम कलम, और बाकी सब जो है वो उसके बाद में इस प्रकार। पानी जास्त पण हलका होतो ना, कमी मात्रा पुरतो। सबसे अहम चीज है कि इसकी कम मात्रा काफी होती है, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यवका हायना पाऊस वाप्य नैषधकादय हा शालीनां शालय कुर्वन्तनुकारं गुणागुणैः। यवक हायन पाऊसु वाप्य नैषधक वगैरह वगैरह जो है शाली का अनुकारण गुणागुणैः, गुण और अगुण दोनों से वो अनुवर्तन करते रहते हैं, शाली जो है उनका इस प्रकार। तो इस प्रकार से हर देश में एक अलग अलग इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। अत्र च शाली हैमंतिकम धान्यम, शाली ये हैमंतिक इस प्रकार का है, तो जो रबी भी बताया जाता है, तो ये हैमंतिक है। षष्टिकादयश्च ग्रैष्मिका, षष्टिकादि जो है वो ग्रैष्मिक है। बृहय शारदा इति व्यवस्था, और शरद ऋतु में जो उत्पन्न होने वाला है वर्षा ऋतु में वो व्रीहि है। उसमें एक वैरायटी ऐसी है कि जो अवलंबित निर्माण करने वाली लेकिन शालेय व्रीहिषु श्रेष्ठा, ये आगे आता है कि शादी जो है वो व्रीहि में श्रेष्ठ इस प्रकार से है। तो ज्यादातर फसल आती है वो वर्षा ऋतु में आती है, ग्रीष्म शरद ऋतु में वो हमारे हमारे हाथ में आ जाती है। लेकिन हैमंतिक जो है वो शाली अच्छा है, और रक्तशाली सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में, जहाँ उस समय भी पानी रहता है। गुजरात में ऐसे कुछ एरियाज है कि जहाँ ग्रीष्म ऋतु में भी पानी भरा रहता है, तो उस समय जो 60 दिन में केवल चावल आता है वो शाली षष्ठी का इस प्रकार का बताया जाता है। जुना तांदूळ खूप फुलतो त्याला पाणीही अधिक
अधिक लागते, पण पुढे किती दिवस वापरावा? वास्तव में 1 बरस ही पुराना करना है, उसके बाद में हाँ, नई फसल तो हर बरस आती रहेगी, तो केवल 1 बरस ही रखना ज़्यादा बेहतर है, आगे तो धीरे धीरे इस प्रकार का हो जाएगा. नवीन तांदूळ कोठीत पूर्ण भरून ठेवल्यावर 1 वर्षानंतर चतुर्थांश कोठी रिकामी होते. तांदूळ दाणे शुष्क झाल्यामुळे कमी प्रमाणात जुना तांदूळ घेतला तरी भरपूर वापर. ये भी एक अहम चीज है, तो सूखने के बाद 3/4 ही रह जाता है, 1/4 जो है वो सिकुड़ जाता है. तो फिर उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और थोड़ा लेने से भी काम चलता है. तो हम तो खुद इस प्रकार का प्रयास करें. जो वैद्य है और अभी ये सब जो सुन रहे हैं, वो आरंभ करे कि वो पुराने 1 बरस पुराने चावल का ही प्रयोग घर पे शुरू करें. उसको पाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है और ऑर्गेनिक मिलना और भी दिक्कत होती है. लेकिन किसानों से संपर्क करके इस प्रकार का हमें चाहिए, ये अगर हम बता देंगे तो शायद बात बनेगी. गर्मियों में होने कारण उसको गर्माधान भी बोलते हैं. अच्छा, ये शादी षष्ठी का जो है वो गर्माधान इस प्रकार से भी बोलते हैं. शीतस्निग्धो गुरुस्वादुस्त्रिदो शग्नस्थिनात् प्रकाश षष्टिक प्रवरो गौरः कृष्ण गौरस्ततोनुष. जुना किंवा नवीन तांदूळ ओळखण्याची काही पद्धत आहे का? पिवळसर होतो. थोडा पीला रंग आ जाता है, ऐसा बोल रही है. सध्या अवेलेबल पैकी कोणता टाइप योग्य? ये तो बताना मुश्किल है. ऑर्गेनिक राइस में इंद्रायणी का प्रचलन यहाँ बहुत ज्यादा है और वो बहुत ही स्ट्रांग इस प्रकार का बनता है, पानी भी ज्यादा लगता है. शायद इंद्रायणी 1 बरस पुराना होने के बाद अच्छा होता होगा, ऐसी स्थिति है. और फिर भी पॉलिश कितना करते हैं, ये भी एक अहम चीज है. अगर एक ही बार पॉलिश करते हैं तो विथ फर्स्ट थोड़ा सा रहता है और वो वचन होने में काफी तकलीफ इस प्रकार की होती है. अभी जो ज्यादा सुपर पॉलिश मिलता है, बिल्कुल धवल इस प्रकार का, वो आसानी से पकता है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं है. वहाँ यहाँ पे एक लेख आया था काफी दिन पहले, 3 बरस पहले, विटामिन B1 के बारे में. मैंने काफी बार इसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन एक बार फिर बताना चाहूंगा. तो एक MBBS डॉक्टर पुराने जमाने की, जिसकी उम्र अभी 99 या 100 इसकी है, तो वो जब बीजे मेडिकल में MBBS कर रही थी, तो उसको डिस्मेनोरिया की तकलीफ थी, बहुत ही तकलीफ होती थी. तो उस समय में उन्होंने वहाँ के एलोपैथी के डॉक्टर है को पूछा और उन्होंने कुछ पुड़िया बना के दी थी. ये काफी पुराने जमाने की बात है, 1930 वगैरह इस प्रकार की. तो उन पुड़ियों से तुरंत राहत मिल गई और पहले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफी रिलीफ हो गया. तो उन्होंने पूछा कि ये क्या दिया था, तो उन्होंने बोला ये भाताचा कोंडा. तो जो हस्क है उसको पाउडर करके पुड़ियों में दिया था और इसमें विटामिन B1 होता है और वो इसकी दवा है इस प्रकार. फिर ये तो MBBS बन गई. हाँ, उसके पास भी मरीज आते रहे, वो गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस करती थी. तो उन्होंने सबको ये मार्ग बताया कि इस प्रकार से ये कोंडा का इस्तेमाल करो.
बाद में ये पॉलिश करना ज्यादा ज्यादा बढ़ता गया इस प्रकार से। और जो चावल खाने में आ रहा है उसमें विटामिन B1 है ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो ये बड़ी समस्या है, डिस्मेनोरिया ये बहुत बड़ी समस्या है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिर्फ एनालिसिस लेते हैं। मैंने एक अजीब व्याख्यान सर संगमनेरकर सर से सुना था। वो BMS HCTS MD का है इस प्रकार। और यहाँ कॉलोनी नर्सिंग होम उनका है लोकमान्य नगर में। और काफी पुराने जमाने के, जब मैं पढ़ रहा था उस समय भी उनकी उम्र करीबन 50 से ऊपर थी। तो उन्होंने बताया था हाँ इस प्रकार की तकलीफ होती रहती है और बाकी कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ एनालिसिस देते रहना है। अगर दूसरे किसी डॉक्टर के पास जाकर तुम्हारे पास आए तो वो समझ लेना कि उसने क्या दिया है। तुम ब्रांड नंबर बदल के दूसरा ब्रांड दे दो, लेकिन बाकी कुछ उसके लिए ट्रीटमेंट है ही नहीं। अब जब मेरे पास रुग्ण आने लगे तो हमारे हिसाब में तो ये वात की बीमारी है और नहीं वाता दुर्ते योनिर्नाड़ियां या उदावरता योनि व्यापक इस प्रकार के भी होता है निदान। तो वात प्रकोप के कारण टालना, बस चिकित्सा देना वगैरह ऐसा मैं करता रहा। उससे काफी हद तक परिणाम अच्छे मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी जो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है इसमें बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है कि उसमें ये सब करने के बावजूद भी रिलीफ नहीं मिलता है। ऐसा काफी मरीजों में देखा। अभी हमने सप्तसारादि का प्रयोग करना शुरू किया है तो सप्तसारादि से काफी बेहतर इस प्रकार का है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो अपने आप मेंस्ट्रुएशन बंद होता है तो भी एक अच्छा परिणाम मिलता है उसमें। लेकिन डिस्मेनोरिया इतना ही अगर है तो B1 की इसके लिए दवा आधुनिक दृष्टि से है। तो मेरी जो किताब है गुंतवणूक आरोग्य, उसमें मैंने इसके बारे में लिखा है। और एक जमाना था कि जबकि विटामिन्स बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाई जाती थी दवा के रूप में। अभी जैसे B12 डेफिशिएंसी और D3 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। और उसके लिए अ, इसकी सप्लीमेंट देते रहना, गोलियों के फॉर्म में हो इंजेक्टेबल फॉर्म में हो, ये काफी प्रचलन में आ गया है। तो उस जमाने में इसी प्रकार के विटामिन जब नए नए उनके खोज हुए थे तो विटामिन का इस प्रकार से प्रयोग करना ये काफी कॉमन था। फिर इससे अगर रोग ठीक हो जाता है तो फार्मेसी का कुछ फायदा नहीं है। ग्लैक्सो कंपनी उस समय भी वन की टैबलेट्स बनाती थी। बाद में उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो इन्होंने एक प्रयोग किया 30 विद्यार्थी छात्रों पर, करवे ने शिक्षण संस्थान, और डिस्मेनोरिया पर एक लैंसेट में पेपर भेज दिया। तो लैंसेट ने ठुकरा दिया कि ये 30 सैंपल साइज ठीक नहीं है, आपको ज्यादा सैंपल साइज चाहिए। तो उन्होंने फिर ये काफी अ, बड़े उम्र की बात है, 75 साल की उनकी उम्र थी जब ये उन्होंने रिसर्च किया। तो उन्होंने 500 से ऊपर छात्रों पर ये रिसर्च फिर से किया और फिर से लैंसेट को भेज दिया। तो उस समय लैंसेट का स्टैंड था कि ये विटामिन है तो ये दवा नहीं। तो ये बड़ी अजीब बात है। अगर अभी के मौसम में B12 और D3 ये दवा नहीं है ऐसा कहेंगे तो औषधि कंपनियां क्या करेंगी? अब ये तो ब्रेड और बटर है, क्योंकि D3 की डिफिशियंसी ये जर्सी काऊ के कारण निर्माण हो गई है और वो धूप में टहलती नहीं है। और सबका अच्छा, सबसे अच्छा सोर्स विटामिन D3 का तो सूर्य ही है। तो हम भी आतप में नहीं जाते हैं। और गाय भी नहीं जाते, गाय भैंसे भी नहीं जाती है। तो ये होना अनिवार्य इस प्रकार का था। उस मूल कारण को छोड़ के बाहर से विटामिन D3 ले लेना, ये अभी प्रचलन में है। उसी प्रकार B12 की डेफिशिएंसी
का क्या कारण है ये मालूम नहीं मिल रहा, शायद ये जर्सी गाय ही उसका कारण है। क्योंकि वो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए दूध के सिवाय दूसरा और कोई चारा नहीं है विटामिन बी 12 के लिए। और जो वेगन है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, उनके लिए तो सप्लीमेंट्स ही लेना, बाकी कुछ चारा ही नहीं है। तो इसके बारे में गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा कि देसी गाय का दूध अगर 300 ml हर रोज लेते हैं तो B12 की आपूर्ति होती है, तो कम से कम 300 ml लेना है, और अगर कमी है उसकी तो उससे भी ज्यादा लेना है, ऐसा थोड़ा सा। तो फिर उन्होंने उसके लिए बारे में व्याख्यान देना शुरू कर दिया कि लैंसेट ने उसको ठुकरा दिया। अब ये बड़ी अजीब बात है कि अगर B1 डिफिशियंसी दूर हो जाती है और डिस्मेनोरिया के प्रॉब्लम मिट जाती है तो वो बेहतर चॉइस है एनालिसिस लेने के बजाय। लेकिन फार्मेसी का रोल ऐसा है कि तुम दवा लेते रहो, बस तुम्हें ठीक होना ही नहीं है इस प्रकार से। तो ग्लैक्सो ने इसका उत्पादन ही बंद कर दिया, एनालिसिस लेते रहो बस, और एनालिसिस के द्वारा हमें पैसे मिलते रहे इस प्रकार से। जुना तांदूळ तोडताना मधने आवाज येतो, नवीन तांदूळाचे तुकडे तुकडे होतात। ओके। कट असा आवाज येतो। ओके, तो ये परीक्षा आहे। मी पण भाताची तुसे आणून चूर्ण करून पुढे दिले होते 3-4 पेशंटना, फक्त एवढेच दिले होते कष्टाचारासाठी उभी झाला। तो इसका मतलब ये है कि विटामिन B12 का अपना विकल्प क्या हो सकता है? दूध ही है। योनी व्यापक रक्तप्रदर श्वेतप्रदर मध्ये तांदूळाचे धुणे अनुपान आहे याविषयी सविस्तर विचार कसा करा। ये एक और ही चीज है, तंडुलोदक काफी जगह पे आया है। अग्नि संस्कार नहीं है, सिर्फ पानी ही लेना है दाऊद करके। हाँ, और अभी बोरिक एसिड वगैरह लगाया रहता है, तो प्रॉपरली धोना आवश्यक इस प्रकार का है। ये विषाक्त बताया गया है तंडुलोदक पर, और किस तरीके से श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर में काम करते हैं ये थोड़ा सा देखना जरूरी होगा। मुझे अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, तुम्हें कुछ सुझाव है तो बता देना। राइस ब्रान हे कशा कष्टार्थवामध्ये कसे उपयोगी पडते पुन्हा सांगा। ये एलोपैथी का संशोधन है, मेरा नहीं है। B1 विटामिन उसमें होता है, और ये B1 विटामिन इसकी दवा है कष्टार्थ। और उसका इसलिए भली भांति इस्तेमाल हो सकता है। मॉडर्न डॉक्टरच्या ओपिनियन प्रमाणे एक दिवसाचा B12 साठीचा 10 लिटर दूध प्यावे लागते। नहीं, मैंने जो सुना है वो 300 ml इतना ही है, 10 लीटर तो कोई पी नहीं सकता। पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज ऐसी है कि पुराने जमाने में ये प्रॉब्लम नहीं थी, आज से करीबन 10 बरस पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जर्सी गाय का प्रचलन जैसे बढ़ता गया तो ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो 10 लीटर नहीं, 300 ml पर दिन, लेकिन वो मेंटेनेंस डोज है। अगर B12 कम है तो उससे ज्यादा शुरू में पीना पड़ेगा। रास्बाइन ऑइल हा पर्याय होऊ शकतो का B1 साठी? पता नहीं है, उसमें देखना चाहिए कि ये रहता है या नहीं है, B1 रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो तैल योनि बताते हैं, इसमें ये तैल योनि नहीं बताया। कोंडा ये जो है, बस ये तैल योनि नहीं बताया गया। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का ये राइस ब्रान ऑयल हमारे खाने में आए। तंडुलोदक स्तंभन व तर्पण कार्य करत असावे। पुरी तंडुलाची तंडुलाची खळ डिंकाप्रमाणे चिकटवण्यासाठी वापरत असे।
या ये भी सही है। तो उसमें एक पिछलत्व है और ये जीवन बल्य इस प्रकार का रहेगा। तो स्तंभक अस्ट्रिंजंत गुणाचं तंडुलत का आहे। तो शीत स्तंभक बल्य इस गुणों से काम करता होगा ये शायद है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा पॉलिश वाला तांदुल नहीं करना है, चावल नहीं करना है। अगर हम पारंपरिक रीति से चावल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हैंड पाउंड ये हाथसड़ीचा तांदूळ, तो वो बेटर चॉइस है। अभी ये ऑर्गेनिक शॉप्स में ये मिलता है अलग से, काफी महंगा होता है लेकिन वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। एस्ट्रिंजन म्हणजे स्रोतोमुख विशोधन, नॉट विशोधन कषाय इज स्तंभन, सो इट इज नॉट स्रोतोमुख, इट इज स्रोत संकोचक। और अगर राइस मिल से ही राइस लाना है तो एक ही बार वो करे, 2-3 बार ऐसा मत करे। और फिर पुराना करके ही करे तो बेटर चॉइस है। जो कणगी में रखते हैं 1 बरस तक चाली ही रखे उसमें उसमें बोने के लिए चावल अलग करे, शाली अलग करे अगले बरस में, और फिर जो शेष शाली है वो इस प्रकार से हैंड पाउंड तो करे, नहीं तो फिर ये एक ही बार पॉलिश करे तो भी बेटर इस प्रकार का रहेगा। वर्कोद्दालकौ चीन शारदोज्ज्वल दर्दुराः गन्धनाः कुर्विन्दाश्च षष्टिकाल्पान्तरागुणि। ये सब है वर्क उद्दालक वगैरह जो है वो षष्टिक अल्पांतर, तो षष्टिक से थोड़ा से उसमें गुणधर्मों में फर्क है। ये वर्क और जो वरई एक क्षुद्रधान्य अभी बोलते हैं वो एक है नहीं है, ये भी एक अहम चीज है। और इसको पीसने वाली चक्की कौन सी है, इसका जो हस है वो निकालने वाली चक्की कौन सी है, ये भी एक मुश्किल है। तो मैंने सुना है कि नासिक में ही इस प्रकार की है वरई, अगर आप बनाते हैं तो उसके चावल बनाने हैं तो नासिक में ही उसकी चक्की है, मिल है, बाकी जगह नहीं है। मधुर श्यामल पाकश्च व्रीहि पित्त करो गुरु, बहुमूत्र पुरी शोषमा त्रिदोषस्त्वेव पाटला। मधुर आम्ल पाक ये पित्त कर गुरु इस प्रकार का व्रीहि, ये पित्त कर गुरु। तो ये व्रीहि की एक वैरायटी है, सभी व्रीहि इसी प्रकार के हैं ऐसा नहीं है। तो इसमें एक अहम चीज रहेगी कि अम्ल पित्त निर्माण करने वाली एक व्रीहि की वैरायटी है, ये समझ लेना चाहिए। और अगर उस प्रकार के व्रीहि का सेवन होता हो तो अम्ल पित्त की शिकायत निर्माण होती रहे और पता नहीं चलेगा कि ये चावल के कारण हो रही है। तो थोड़ा वो समझ लेना जरूरी है। बहुमूत्र पुरुष ऊष्मा त्रिदोष स्त्रीव पाटल, सिर्फ पाटल संज्ञा का जो व्रीहि है वो बहुमूत्र पुरुष ऊष्मा ये उसमें है और त्रिदोष कारक है। तो मालूम नहीं पाटल नाम की व्रीहि अभी मिलती है या नहीं मिलती है, और कोई उसका इस्तेमाल करते रहते या नहीं करते रहते। सकौरो दोष श्यामा कहा कषाय मधुरो लघु मातल कपवित्तग्नः शीत संग्राही शोषण। तो कोरदूष का शामाक ये कषाय मधुर लघु वातल कपवित्तग्न शीत संग्राही और शोषण इस प्रकार के। तो ये जो सब क्षुद्र धान्य में गिने जाते हैं जो आदिवासियों में ज्यादा प्रचलन है, अभी मिलेट के जरिए सभी लोग इसको खाने लगे हैं। हस्ति शामाक निवार तोय पर निगवेद का प्रशांति काम शामाक लोहित्यान प्रियंगवहा। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना ही पड़ेगा कि इस प्रकार से मिलेट का प्रयोग करते रहना उचित है या नहीं है। ये क्षुद्र धान्य अगर है तो उसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा।
वो शायद डायबिटीज का प्रचलन बहुत बढ़ गया है इसलिए। और गेहूं में जो दूसरी प्रॉब्लम है ग्लूटेन की, उसके जरिए लोग दूसरे पर्याय ढूंढ रहे हैं, तो ये शायद इसमें हो रहा है। मुकुंदो जिंटिगर मूटी वरु का वर्कास तथा शिबिरोत्कट जुड़ना हुआ शामाक सदृशा नहीं। तो ये सभी शामाक सदृश इस प्रकार के हैं। तो ये अम्ल पित्त और रक्त पित्त इस प्रकार का निर्माण करने वाले। रूक्ष शीतो गुरु स्वादु बहुवात शकृत यवहा। रूक्ष शीत और अगुरु ये दक्ष में अवग्रह है। तो ये दोनों पाठ हो सकते हैं। रूक्ष शीतो गुरु, गुरु है, और अगुरु तो गुरु नहीं है, ये दोनों पाठ हो सकते हैं। और सुश्रुत में लघु बताया गया है। थोड़ा देखना पड़ेगा यव के बारे में। बहुवात शकृत यवहा, और ज्यादा वात और शकृत निर्माण करने वाला यव इस प्रकार का है। और इसीलिए डायबिटीज में इसका प्रयोग ज्यादातर बताया जाता है। स्थैर्यकृत कषायश्च बल्य श्लेष्म विकारम, स्थिरता निर्माण करने वाला कषाय बल्य और कफ विकार को दूर करने वाला इस प्रकार है। वृक्ष कषायानुरसो मधुर कपितः वेदक्रम विषग्नश्च बल्यो वेणुयवो वहा। अब जो ये वेणुयव बाम्बू में उत्पन्न होने वाला है, वो मालूम नहीं अवेलेबल है या नहीं है इस प्रकार से। वृक्ष कषायानुरस मधुर और कफपित्तः वेदक्रम विषग्नश्च और बल्य वेणुयव के बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा अगर ये मिलता है। संधान कृत वाताहरो गोधूमो गोधूम स्वादु शीतला जीवनो ब्रूहणो वृक्ष स्निग्ध स्थैर्य करो गुरु। तो गोधूम जो है वो संधान कृत और वाताहर स्वादु शीतल जीवन ब्रूहण वृक्ष स्निग्ध स्थैर्य कर गुरु। अभी गेहूं के बारे में ये सब जो चल रहा है वो शायद संकरित वैरायटी के कारण ग्लूटेन, और ग्लूटेन के जरिए डाइजेशन में प्रॉब्लम, ये प्रवाहिका की तकलीफ वगैरह वगैरह, कोडाइटिस की तकलीफ, ये अभी काफी प्रचलन में है। और बहुत सारे लोग गेहूं को पचा नहीं पा रहे हैं। अमेरिका में एक बड़ी कंपनी है सीड वाली, मॉन्टेलो, वो जायंट कंपनी है वास्तव में। वेणियो गुजरात में मिलता है। बहुत बढ़िया, तो एक बार थोड़ा खा के देखेंगे। तो पूरी अमेरिका में वही एक ही गेहूं बेचा जाता है, और जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ दूसरा कुछ गेहूं निर्माण करने की कोशिश की, तो इन्होंने मॉन्टेलो कंपनी ने उनको न्यायालय में खींचकर उनको बदलने को बदलने पर मजबूर किया। तो ये काफी मुश्किल मामला है, और पेटेंट लेना ये जो है उसका ये बड़ा हादसा इस प्रकार का है। और अभी ये भारत में भी हो सकता है कि कोई कंपनी, विदेशी कंपनी आपका यहाँ का पेटेंट ले ले और बाकी किसी को भी वो निर्माण करने का अधिकार नहीं रहेगा। ये काफी पॉसिबल इस प्रकार का है। वेणुयव खूप वर्षातून येतो असं एकदा गोंदिया म्हणतात, आणि त्यांची भाकरी एखादी तरी खावी म्हणतात, पौष्टिक असतात असेच सांगतात। लेकिन
अगर वेणुयव गुजरात में रेगुलर से मिलता है तो शायद दिनेश चौधरी। हम्म, पुष्पधारणा होने पर बाबू सूख जाता है और उसमें उस समय वो वेणुयव बनेगा। वैसे वंशोलक्षण की भी बड़ी समस्या है। किस बाम्बू में वंशोलक्षण मिलता है ये अभी तक भी पता नहीं चला है। इतना सारा वर्णन है, इतना सारा ग्रंथों में उसके बारे में बताया गया है। तो हर 25 बरस के बाद ही वेणुयव आता है, बराबर। बाम्बूत से अंकुर म्हणजे वेणुयव का नो, उसके बारे में अलग बताया गया है, बाम्बू के अंकुर के बारे में। और वो अलग है। बॉम्बू शूट्स करके मिलते हैं, जमदग्नि के भी प्रचलन में दवाइयों के रूप। लक्ष्मी विलास मध्ये वेणुयव कंटेंट आहे। तो कौन डालते हैं क्या वेणुयव? अगर ये कंटेंट है भाई, तो देखना है अगर गुजरात में ये मिलता है, किसी न किसी का बाम्बू 25 बरस पुराना हो गया और उसमें वेणुयव मिल गई, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। तो तो अभी ये हाइब्रिडाइज का जो जमाना है, उससे हमें फिर से मूल द्रव्यों तक जाना है और मूल बीज को ही बोना है। मी खूप प्रयत्न केला पण नाही मिळाला। तो अभी जो सुभाष पालेकर का चल रहा है चक्कर कि देसी सीड्स का ही प्रयोग करे और अपने पास वो प्रिजर्व करे, वो जो बीज है वो प्रिजर्व करे, वही बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। नांदीमुखी च नांदीमुखी मधुली च मधुर स्निग्ध शीतले, मधुर स्निग्ध शीतल, इसमें क्या बदल है? स्निग्ध के बारे में बताया है, लेकिन स्निग्ध भी है। सो एक ऐसा है, संभव व्यभिचार अभ्याम से विशेषण अर्थ व्याकरण में आता है। अगर संभव है और व्यभिचार है तो ही विशेषण अर्थवत होता है। तो यहाँ तो संभव तो है ही है और व्यभिचार नहीं है। तो अलग क्या बताया गया? हाँ, अमेझॉन वर वो केरळमध्ये पण मिळतो। अमेझॉन एक अलीबाबा की गुहा है। क्या नहीं मिलता मालूम नहीं। तो ट्राई करके देखेंगे, केरल में मिलता है तो थोड़ा कोशिश करेंगे। आदिवासी लोक वेणुयवची भाकरी खातात असं अप्पाशास्त्री साठेंच्या पुस्तकात वाचलं आहे। ओरिजिनल वंशोलक्षण की पहचान कैसे करें? मैंने एक ही बार देखा है और वो पुराने जमाने में कुलसरकर जी के यहाँ आया था और बिल्कुल 1 ग्राम भी कितना ही था। मुझे वो याद है। अब उस समय तो फोटो वगैरह ऐसा खींचने की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन मुझे याद है मैंने क्या देखा है इस प्रकार। उसका उस तरीके का वंशोलक्षण मैंने आगे कभी भी नहीं देखा है। तो मालूम नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इत्येवं शुकधान्यानां पूर्ववर्ग समाप्त। नहीं है। समीर जमदग्नि ने कुछ किया था लेकिन मुझे भी नहीं। ज्वारी व बाजरीचा समावेश कुछ धान्यात करावा का? मुझे नहीं लगता है। अभी उसके बारे में कैसे सोचना है, ये शायद किसी देश की विशेषता है और काफी पुराने काल से प्रचलन में है। हाँ, ये मुश्किल है, ओरिजिनल वंशोलक्षण कहाँ मिलता है? मैंने भी कोशिश की है लेकिन नहीं मिला।
तो शायद उसमें जवाब जो है वो शीत है और बाजरा जो है उष्ण है, इतना ही मालूम है। दोनों प्रचलन में रहते हैं और गेहूं से बेटर ऑप्शन है, उससे लघु है इस प्रकार से। और देश में महाराष्ट्र में भी कोकण और देश, ये जो दो भूभाग है, कोकण में चावल का ही प्रचलन है और देश पर भाकरी, ज्वार की रोटी, इसका प्रचलन ज्यादा है और वही करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। अथ सभी धान्य वर्ग कषाय मधुर और वृक्षा शीत पाक्य कटुर लघु विशद श्लेष्म पित्तघ्न मुद्ग सूक्योत्तमो मता। तो मुद्ग जो है वो सूक्योत्तम, ये दाल बनाने में सबसे अच्छा है, उत्तम है इस प्रकार से। कषाय मधुर रुक्ष शीत पाके कटु लघु, तो विपाक कटु है, तो कषाय मधुर रुक्ष इस प्रकार का है, लघु है, विशद है और कफपित्तघ्न इस प्रकार का है। केरळ मध्ये बांबू राईस 1 kg चे पॅकेट मिळतात, 100-200 रुपये किलो. त्याची खीर पौष्टिक असते असे म्हणून विकतात. व्यवाप्रमाणे दिसतो तो वेणुयव असेल का? पॉसिबल है कि वेणुयव होगा, क्योंकि ये बाम्बू राइस अगर कहते हैं तो शायद ये वेणुयव है। और फिर 100 या 200 रुपए केजी है तो कम से कम लक्ष्मी विलास में तो डाल सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर नियमित रूप से मिलता है तो शायद उसके बारे में कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम दवाइयों में तो इस्तेमाल करें। वृषक परम वाताहरा स्निग्धोष्णो मधुरो गुरु बल्यो बहुमल पुंस्त्वं माश शीघ्रम ददाति च। तो माश जो है उड़द, वृक्ष परम, तो वृक्ष है परम वाताहरा, परम बीच में आया है तो दोनों को लिख सकते हैं, वृक्ष परम है या वाताहर भी परम है। स्निग्धोष्णो मधुरो गुरु, स्निग्ध उष्ण मधुर गुरु, बल्यो बहुमलः, ये मल ज्यादा निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो चावल, हाँ, ये अल्प मल निर्माण करने वाला है और ये पूरी से ज्यादा बढ़ाने वाला माश जो है। तो ये इडली डोसा ये जो प्रचलन है वो शायद एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा, इससे मल की निर्मित कम होगी और उससे बढ़ेगी तो प्रॉपर मात्रा बनेगी। और चावल लघु है, ये गुरु इस प्रकार का है। तो पौष्टिकता जो होनी है वो माश में ज्यादा इस प्रकार का है। और शुक्रवर्धन पुंस्त्वं माशाः शीघ्रम ददाति च, हाँ, तात्काल शुक्रवर्धक इस प्रकार का बताया गया है। वैसे शुक्रवर्धन के लिए कभी कच्चू का ज्यादा इस्तेमाल होता है। फलानी माशवत विद्या काकांडोला तो गुप्ते हो, तो आत्मगुप्ता ये फल माश जैसे इस प्रकार से है, तो वो भी एक शुक्रवर्धन के लिए एक अहम इस प्रकार का रहेगा। लेकिन इस स्निग्ध उष्ण मधुर गुरु इस प्रकार से है। और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है कि इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और फर्मेंटेशन होने से लघुत्व आता है क्या, ये एक अहम मुद्दा है। जैसे ब्रेड बनाने में भी फर्मेंटेशन प्रोसेस इस प्रकार की है, आसवारिष्ट बनाने में भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है। आसवारिष्ट बनाते हैं तो वो लघु होता है, उसमें संदेह है इस प्रकार का नहीं है, लेकिन जिस द्रव्य का बना उसके भी गुण उसमें रहेंगे। अगर द्रव्य गुरु है तो वो भी थोड़ा गुरु इस प्रकार का रहेगा। लेकिन इस प्रकार से करने से ब्रेड हल्का होता है या नहीं होता है, तो डाइटिशियंस का कहना है नहीं, वो हल्का नहीं होता। एक ब्रेड यानी कि आधी चपाती, ऐसा वो मानते हैं। तो अगर 4 ब्रेड स्लाइस लेते हैं लोग, तो वो 2 चपाती इतना हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। और भारत में रोटी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है,
क्योंकि वो फ्रेश बनती है, फर्मेंटेशन का कोई सवाल नहीं है, अग्नि संस्कार अच्छा इस प्रकार का है। और उसमें भी पुल्का बनाएंगे तो खरपरा और भ्राष्ट्र और अंगार दोनों पर होता है, तो ज्यादा लघु इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन इडली जो है वो इस प्रकार से स्वेदन उसका होता है जलीय प्रकार से, तो ये कुकुल स्वेद इस प्रकार का है, बाष्प स्वेद है, तो उसमें गुरुता ज्यादा रहती है। डोसा बनाएंगे तो थोड़ा उसके मुकाबले में हल्का इस प्रकार का रहेगा। तो इसमें थोड़ा उसके बारे में देखना चाहिए। लक्ष्मी विलासात वेताचे बी म्हणजे जलवेतसाचे बी आले आहे. ओके, ते वेणुयव नाही, संस्कृत पाठात पण नैचुल बीज असे आहे. तो ये थोड़ा और देखना पड़ेगा कि जलवेतस है या वेतस है इस प्रकार. रुग्णामध्ये तात्काळ शुक्रवर्धनासाठी इडली बॅटर मध्ये कपिकच्चू टाकून बनवता येईल का? लेकिन गुणधर्म दोनों के समान ही है. माश और कपिकच्चू बना सकते हैं, उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता, अकॉर्डिंग टू गुणे. ओके, तो उसके बारे में सोच सकते हैं. लेकिन दक्षिण में इडली डोसा ये काफी प्रचलन में है. वैसे माशा माशात्र सर्वेशु अवरा, शिंबी धान्य में माश सर्व से अवर इस प्रकार का बताया गया, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना ही पड़ेगा. मैदा जो है वो रिफाइन पाउडर है गेहूं की. मैं ये सोचता था कि गेहूं पीसते हैं तो उसमें पहले रवा निकल आता है और फिर बाद में जो रहेगा वो मैदा रहेगा इस प्रकार से. लेकिन पूरे गेहूं का ही मैदा में परिवर्तन कर देते हैं, ऐसा है. अभी ब्रेड काफी प्रचलन में है और उसमें मैदा एक अहम चीज है. तो ये जाहिर है कि बहुत बड़े पैमाने पर मैदे का निर्माण इस प्रकार का होता रहता है, और वो ज्यादा अच्छा नहीं है ऐसा कहने का मतलब है. लेकिन आखा गेहूं गेहूं पीस कर हम लेते हैं, जो डो बनाते हैं, आटा लेते हैं, वो रवा और मैदा, ये तीन प्रोडक्ट्स इस प्रकार से गेहूं से बनते हैं. तो रोटी का प्रचलन ज्यादा है, नियमित रूप से आटे का प्रचलन है. रवा जो है सेमोलिना, वो अभी बाजार में जो मिलता है वो मेज का है, मक्के का है. इसका जो है वो दलिया कहलाता है. गेहूं का जो रवा है वो दलिया कहलाता है, और वो गेहूं का ही बनता है. घर में गेहूं का रवा बना सकते हैं, हमारी जो काम करने वाली औरत है घर पे, उसने इस प्रकार के रवा निर्माण किया था घर पे ही, कूट कूट के और फिर छान कर इस प्रकार से. और थोड़ा मेरे ख्याल में मिक्सर का प्रयोग किया था उसने, लेकिन रवा अच्छा बना था, जैसे हम उपमा या शीरा के लिए बनाते हैं उस प्रकार से अच्छा था. और हाँ, मैदा जो है वो भी इस प्रकार से बन सकता है, घर पे ही बन सकता है, उसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है. हाँ, पित्तकर हो सकता है, उसमें संदेह नहीं है फर्मेंटेशन में. इडली डोसा या अस्वारिष्ट ये सभी जो, लेकिन अभी ये पीढ़ियों से साथ में हो गया है. अम्लत्व उसमें बढ़ जाता है. और दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सभी राज्यों में काफी मात्रा में ये इडली डोसा वगैरह या चावल ये इस्तेमाल में है. गव्हाला फर्मेंट करून मैदा बनवतात असे ऐकले, म्हणूनच ते वापरण्यात व्यंजनात वापरतात. व्यंजन
ये तो मैंने मालूम नहीं है मुझे कि थोड़ा भिगा देते हैं और फिर उसका करते हैं। एक बार देखना चाहिए कि मैदा कैसे बनाते थे इस प्रकार से। फिर हमने जो किया था मुझे याद नहीं है इस प्रकार। मैं एक बार पूछ लेता हूँ। As per modern dietetics, vitamin B12 मात्रा increases by the process of fermentation. यह थोड़ी अलग चीज है। तो शायद उसके बारे में थोड़ा सोचे। विटामिन B12 की डिफिशियंसी अभी तो बहुत कॉमन है। तो शायद हफ्ते में एक बार इडली खाने के लिए कहे। हाँ, रोज खाना महाराष्ट्र में अच्छा नहीं है, ये तो सही है। घर घंटी मध्ये मोठी चाळणी लावून रवा मिळेल का? हाँ, ज्यादातर मिक्सर से ही किया है, घरघंटी में नहीं किया गया है। पूछना पड़ेगा। रव्याचे पण काही प्रकार असतात का? हाँ, जाड रवा, बारीक रवा, ये दो तो बताते हैं इस प्रकार से। दलिया जाड़ रवा इस प्रकार का है। और बाजार में जो मिलता है वो मक्के का है, उसमें संदेह नहीं है। हाँ, तो वो हम नहीं बताते हैं लेने के लिए। अगर लेना है तो दलिया बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो गेहूं का इस्तेमाल आटा के रूप में इसमें करना ज्यादा बेहतर है। राजीव दीक्षित का कहना था कि जितना फ्रेश आटा हो वो ज्यादा बेहतर। लोग 5-5 किलो 10-10 किलो बना के रखते हैं, तो जितने दिन उसमें बीत जाएंगे वो उतना ही नवीर्य होता है। तो हर रोज भी अगर घरघंटी घर में है तो हर रोज 1 किलो आटा या आधा किलो आटा बना के जब इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। म्हणून स्प्राउट खायला सांगतात, इनक्रीज अमाउंट ऑफ B12। ओके। हाँ, उसमें हमारे हिसाब में दोषवर्धनत्व ज्यादा है स्प्राउट्स में पर्टिकुलरली। और पर्टिकुलरली बात को ज्यादा बढ़ावा देता है। हाँ, सूजी रवा एक का। सूजी रवा के नाम से क्या मिलता है मुझे भी मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। दलिया नावाने अनेक डाळींचे एकत्र पीठ मिळते पतंजलि से, वो अलग है। तो शायद ये सभी दालें एकत्र कर दलिया, ये भी अलग मिलता है, गेहूं से बनता है और खीर बनाते हैं इसकी। तो इसके बारे में कहना मुश्किल है कि ये जो दलिया अ, अनेक दालियों का पीठ है वो, या आटा है उसका, वो नहीं उस प्रकार से होना है। तो माश जो है वो पुस्तम शीघ्रम ददाति च, ये शायद सर्वे होना चाहिए दक्षिण के राज्य और उत्तर वाले राज्य। इसमें फर्टिलिटी ज्यादा दक्षिण में है क्या? इस प्रकार की माश के सेवन के कारण। और इस प्रकार का इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम कम रहता है क्या, ये भी थोड़ा देखना चाहिए। सुजी दलिया नावाने हा, सुजी जाड रवा आहे आणि रवा म्हणजे बारीक रवा आहे। ओके। लेकिन दाल रवा नाम से भी अलग मिलता है, दलिया उससे भी ज्यादा जाड़ा होता है। तो हाँ, दलिया काफी बड़ा इस प्रकार का होता है। लापशी पण बनवतात दलियाची, या तो खीर एक्चुअली मैंने वही बताया था। और वो एक अच्छा ऑप्शन है ग्रहण करने के लिए। अग्नि अगर अच्छा हो तो दलिया की खीर, दलिया की लापशी बहुत अच्छी इस प्रकार की। तो राजमाश सर्व रुचा कफशुक्रामल पित्तन तत्स्वादुर्वातलो वृक्ष कषायो विशदो लघु गुरु। आमच्याकडे रव्याचे लाडू बनवतात तेव्हा गहू थोडा भाजून मग थोडा वाळवून दळून गाळून रवा पाडणे असे म्हणतात। खानदेश।
तो ठीक है, ये अभी इसके बारे में जो भी रूढ़ि प्रचलित है उसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। एक खाद्य की परंपरा है, आहार की परंपरा है, इसके बारे में अच्छी किताब हो सकती है, या अभी किताब नहीं करनी है तो उसके बारे में ऑडियो वीडियो कर सकते हैं। और हिंदी अंग्रेजी में करें, और सभी प्रांतों से, सभी राज्यों से जानकारी हासिल करें, वो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। इसमें उपमा मेड फ्रॉम मका रवा, यस। घरघंटीमध्ये धान्य क्रश और ब्रेक होते, तिथे दळण्याची प्रक्रिया होत नाही, त्यामुळे गुरुता वाढते का? मालूम नहीं। लेकिन पारंपरिक जो जाता है उसमें ही क्रश ही होता है और ब्रेक ही होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अलग इस प्रकार के होते। गिरणीमधून दळवणारे पीठ गरम असते, या नैमित्तिक उष्णताचा परिणाम गव्हाच्या गुणधर्मावर होत असेल। ये स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण ऐसा होता होगा, ऐसा होगा। घर पे करेंगे हाथ से तो उतना स्पीड नहीं रहेगा और फिर इतनी गर्माहट भी उसमें नहीं आएगी, एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं। कल सहस्त्र का होगा, परसों अमावस्या है तो अनध्याय रहेगा शुक्रवार को, और शनिवार को फिर से सहस्त्र इस प्रकार का होगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। अभी बाजार में जो ऑप्शन है इसमें पोहा और उपमा यही तो बेहतर है। इसमें तली हुई चीजें नहीं रहती है, तो उसमें भी उपमा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पोहे के बारे में काफी निर्बंध वैसे भी ज्यादा गुरु है। तो ये थोड़ा सोचने की बात है कि अभी के समस्याओं का हल कैसे, किस प्रकार से करें। Ayurved Vyaspeeth has organized online Yuktahar competition. 20 recipes are to be rewarded. Fine. तो ये अच्छा रहेगा, अगर इस प्रकार कॉम्पिटिशन्स लेते रहेंगे तो बहुत सारे लोग आते रहेंगे। हल्दी उपम्याने पण पित्त होते, वो तीखा भी बनाते हैं। पोहा भरचित असतो मग गुरु कसा? नहीं, उसमें पानी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये गुरु है, पृथ्वी का गुरु वो बोलिया, हाँ ग्रंथों में ही उसका वर्णन है कि वो इस प्रकार का है। तो ठीक है, अभी रुकते हैं और कल